है कि हमारी अब काफी मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ। आई होप कि आप लोग भी कंफर्टेबल हो गए होंगे इसके साथ। अच्छा जनाब, बॉन्ड वैल्यूएशन, दिस इज चैप्टर नंबर 6 हमारी जो गिटमैन की बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो उसका ये मैनेजरियल फाइनेंस की बुक है, उसका ये चैप्टर नंबर 6 है, बॉन्ड वैल्यूएशन। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, कॉरपोरेशन। अब ये बात को याद रखें बेटे कि हम लोग जब आईबीएफ पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है ना, वो कॉरपोरेशन और उससे रेलिवेंट अकाउंट्स हैं। कॉरपोरेशन को पैसे चाहिए होते हैं, कोई भी बिजनेस होता है उसको रेगुलर पैसे चाहिए होते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर पैसे चाहिए होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन पैसे अरेंज करती है मुख्तलिफ सोर्सेस से। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स बेचती है। जब ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स बेच के पैसे कलेक्ट करती है तो वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। और उन शेयर्स को बाद में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लोग उन शेयर्स को बेच सकते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जहां पर वो लिस्टेड होंगे, ठीक है। अब वो शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है उसको कहते हैं स्टॉक वैल्यूएशन, उसको कहते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। अच्छा, अब जो शेयर है ना वो होता है ओनरशिप या उसका डॉक्यूमेंट, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट। शेयर इज ओनरशिप की सिक्योरिटी, ठीक है। इसी तरह से समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए होते हैं, मगर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि भाई हमें शेयर्स की तरह की चीज बेचनी है मगर हमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करनी, तो वो डेट के इंस्ट्रूमेंट बेचती है, ठीक है। उसको कहते हैं बॉन्ड। जैसे शेयर होते हैं ना, एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपए की, तो वो बेचा और उसके बदले में कंपनी को पैसे मिले और कंपनी लोगों के पास शेयर चले गए, कंपनी के पास पैसे आ गए। इसी तरह से ये लोन का डॉक्यूमेंट होता है, ये कंपनी लोगों को बेचती है, और लेकिन ये कि लोगों को ये बेचती है और कहती है कि भाई आप अभी हमसे ये खरीद लो, उसकी पार वैल्यू जो भी होती है, समझे बॉन्ड उसने बेचा 1000 रुपए पार वैल्यू का, तो अब वो पब्लिक को बेचेगी कि भाई ये आप 1000 रुपए का खरीद लें और हम इसके बाद आपसे इसको वापस खरीद लेंगे 10 साल के बाद। अच्छा, अब एक बंदा क्यों 1000 रुपए देगा कंपनी को जिसको 10 साल के बाद भी 1000 रुपए मिलने हैं? तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो उनको कहती है कि हम आपको इस पे सूद देंगे जब तक हम इसको बाय बैक नहीं करते, वो 10 साल के लिए। अच्छा, ये अजान शुरू हो गई है, जरा खामोश हो रही हूँ मैं, फिर इसको ज्वाइन करती हूँ मैं आपको अजान के बाद। माइक की आवाज बंद होती है।
जी अभी घर में तो मैंने नहीं देखा उसको। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जो है हम लोग मैं देखती हूँ, मैंने इसको म्यूट तो नहीं किया हुआ था, नहीं म्यूट नहीं हुआ। अच्छा जनाब, तो बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में हम पहले बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि बॉन्ड जो है ना, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बेचती है पैसे कलेक्ट करने के लिए, एक कागज का टुकड़ा, और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिल जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस के लिए वो पैसों को इस्तेमाल करती है, प्रॉफिटेबल यूज करती है, और उसमें से जिन लोगों ने वो खरीदे होते हैं उनको इंटरेस्ट देती है, सूद देती है, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उन लोगों को उनके वो पैसे भी वापस दे देती है। तो दिस इज अ डेट सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे शेयर जो है ना वो ओनरशिप की सिक्योरिटी है, बॉन्ड जो है वो डेट सिक्योरिटी है। अच्छा जी, बॉन्ड फंडामेंटल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड। अभी हमने थोड़ा सा, मैंने इसका बेस इसलिए आपको बताया कि थोड़ा आपका जहन बन जाए क्या चीज होती है। अच्छा, अब देखिए, बॉन्ड कंपनी बेचेगी 10 साल के लिए। अब कंपनी ने 10 साल तक उसको वापस नहीं परचेज करना, लेकिन जिस बंदे ने खरीदा है ड्यूरिंग द लाइफ, हो सकता है उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो उसको भी, जैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है ना स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इसी तरह से बॉन्ड की भी मार्केट्स होती हैं, तो वहां पर उनको खरीदा और बेचा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को। तो ड्यूरिंग दैट टाइम लोग जो है वो उसको खरीदते हैं या बेच सकते हैं बॉन्ड मार्केट के अंदर, जैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है शेयर मार्केट के अंदर। अच्छा, अब शेयर की जो वैल्यूएशन है ना, वो करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। आपको शेयर की वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर यूं समझ में आ सकती है कि ये रोज की बात है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेट्स और ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गई या कम हुई। पाकिस्तान में बॉन्ड मार्केट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोन को या इंटरेस्ट को वैसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग, तो उसकी वजह से इतनी सक्सेसफुल बॉन्ड मार्केट नहीं है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो ये एक रेगुलर सिक्योरिटी है और ये यूज होती है एज अ मोड ऑफ फाइनेंस फॉर कॉर्पोरेशंस। तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड लोग चाहें तो उसको बेच सकते हैं बॉन्ड मार्केट में जाकर। अब उसको वो कितने में बेचें या खरीदने वाला उसको कितने में खरीदे, ये समझने के लिए जो है वो हम लोग करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन, कि उस बॉन्ड की क्या वैल्यू है जो कि इशू हुआ और उसकी लाइफ के बीच में उसको खरीदा और बेचा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन, कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बॉन्ड अगर बॉन्ड की कोई वैल्यू निकालना चाहे, कि अगर उसको बेचना है और उसकी मेच्योरिटी में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो वो कितने का उसको खरीदना चाहिए, अगर मेच्योरिटी में ज्यादा टाइम रह गया है तो कितने में खरीदना चाहिए। तो ये कुछ इसमें चीजें हैं, बहुत आसान है। आई होप कि आप इसको बहुत आराम से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये इसकी डेफिनेशन आपको बता दें कि व्हाट इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। अच्छा, आई हैव टेकन ऑल ऑफ द स्टफ फ्रॉम योर बुक, so if you want to read it further you can read your book, you can read chapter number 6 from the book, तो आप इसको further भी understand करेंगे। Corporate bond, a long-term debt instrument indicating that corporation has borrowed a certain amount of money and promised to repay it in future under clearly defined terms। ठीक है, तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि बोरो करता है, बोरो करती है ऑर्गेनाइजेशन और उसको फ्यूचर में वापस भी पे करती है, और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड वो उनको इंटरेस्ट भी दे रही होती है, सूद भी दे रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कूपन इंटरेस्ट रेट। कूपन इंटरेस्ट रेट का जो वर्ड है, असल में पहले जैसे बॉन्ड 10 साल का होता था ना, तो उसके साथ ना 10 साल का बॉन्ड है तो अगर ईयरली सूद दिया जा रहा होता था तो उसके साथ 10 कूपन्स लगे हुए होते थे।
So every year you need to take out a coupon and go to the organization you can or the bank and you can get your interest. तो दैट्स वाई उसको कूपन रेट भी कहा जाता था. तो उसके साथ ही आपको पता है ये जो फाइनेंस और अकाउंटिंग के जितने जो ये सब्जेक्ट्स हैं ना, दीज आर मैन मेड सब्जेक्ट्स एंड जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर आल्सो वेरी कंफर्टेबल. पेट वाले यहाँ घूम रहे हो, पूछो उसको कितना काम है. ये देखो ये घूम रहा है. ओके. Coupon interest rate, the percentage of bonds par value that will be paid annually, typically in 2 equal semi-annual payments as interest. अच्छा, लेकिन हम लोग अभी जो आपको सिखाएंगे ना, हम उसमें semi-annual payments के ऊपर calculation जो है वो नहीं करेंगे. हम annual के ऊपर हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको सिखाया था तब भी हमने एनुअल कंपाउंडिंग के ऊपर ही हमने आपको काम सिखाया था. मल्टीपल एक साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स जो कंपाउंडिंग होती है उसके ऊपर हमने आपको काम नहीं सिखाया. अच्छा जी, अब जैसे देखें 1000 रुपए पार वैल्यू है बॉन्ड की, तो दैट मीन्स कि जो भी वो बॉन्ड खरीदेगा वो 1000 रुपए देगा ऑर्गेनाइजेशन को और उसके पास हो जाएगा कागज का टुकड़ा. उसके ऊपर अगर 10% का रेट है तो दैट मीन्स कि हर साल 100 रुपए सूद मिलेगा जिस बंदे के पास वो होगा. तो 10% वुड बी द कूपन इंटरेस्ट रेट. ठीक है. एंड 100 रुपीज वुड बी कूपन अमाउंट. ठीक है ना. कूपन इंटरेस्ट रेट क्या है? 10% एंड कूपन अमाउंट वुड बी 100. ठीक है. तो हमें यहाँ पर ये वाली बात को समझनी है. कूपन इंटरेस्ट रेट है जैसे, तो इसी तरह से हमारे पास कूपन अमाउंट भी होता है. ठीक है. कूपन अमाउंट क्या है? वही रेट को अप्लाई करके फेस वैल्यू के ऊपर हम जो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना, दैट इज कूपन अमाउंट. ठीक है. अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, अ बॉन्ड होल्डर रिसीव्स 2 कैश फ्लोज फ्रॉम अ बॉन्ड इफ इट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी. Interest and bond face value for valuation process. The interest is an annuity and face value is a single payment received at specified future date. जो भी बॉन्ड होल्डर होता है ना उसको 2 कैश फ्लोज मिलते हैं. ठीक है. जो भी बॉन्ड होल्डर है उसको क्या मिलता है? उसको 2 कैश फ्लोज मिलते हैं. एक कैश फ्लो जो एवरी ईयर वो इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव कर रहा है एंड द अदर कैश फ्लो इज जो उसको उसकी मेच्योरिटी के ऊपर वापस पैसे मिल रहे होते हैं. तो अब अगर हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे फॉर वैल्यूएशन पर्पस, द इंटरेस्ट इज एन एन्युटी. एन्युटी क्या होता है? एन्युटी का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको याद है कि आपको इक्वल पेमेंट्स मिलेंगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो कि लिमिटेड टाइम होगा. ठीक है ना. आपको जैसे 1000 रुपए 100 रुपए आपको 10 साल तक हर साल मिलने हैं, तो दिस वुड बी एन एन्युटी कि आपको हर साल सिमिलर अमाउंट मिल रहा है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिल रहा है. अगर सिमिलर अमाउंट आपको अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है तो वो परपेचुटी बन जाता है. ठीक है. एन्युटी और परपेचुटी में लाइफ का डिफरेंस होता है, बाकी उनके जो पेमेंट होती है ना वो सेम होती है. तो अनलिमिटेड लाइफ सिमिलर पेमेंट की अगर हो तो वो परपेचुटी बनता है और लिमिटेड लाइफ सिमिलर पेमेंट की हो तो वो एन्युटी बन जाता है. तो जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिला उससे. ठीक है ना. किसी चीज का हम बेनिफिट अगर देखना चाहें तो हम ये देखते हैं ना कि हमें उससे क्या रिसीव हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली उसके पैसे देने के लिए तैयार होते हैं. ठीक है. तो फॉर वैल्यूएशन पर्पस द इंटरेस्ट इज एन एन्युटी. जो सूद इनको मिल रहा, जो सूद मिलता है बॉन्ड के ऊपर वो एन्युटी के तौर पे ट्रीट किया जाता है. एंड द फेस वैल्यू इज अ सिंगल पेमेंट रिसीव्ड एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. और जो फेस वैल्यू जैसे 10 साल के बाद 1000 रुपए जो वापस मिलने हैं ना, वो सिंगल पेमेंट रिसीव होती है फ्यूचर डेट के ऊपर. ठीक है. तो वो सिंगल पेमेंट है और उसको हम एक सिंगल पेमेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं. बिल्कुल सिंपल है बॉन्ड वैल्यूएशन. हमें क्या करना होता है? हमें जो उससे सूद मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है जो आई है उसके हिसाब से. ठीक है. और हमें जो फ्यूचर में 10 साल बाद 5 साल बाद जो भी उसका मेच्योरिटी टाइम है, जितने भी ईयर्स रहते हैं उसकी मेच्योरिटी में, तो उस वक्त हमें जो वो मिल रहा होता है अमाउंट, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और इनको टोटल कर लेना होता है. तो हमारे पास बॉन्ड की वैल्यू आ जाती है कि जनाब हमें इसको कितने का बेचना चाहिए और कितने का खरीदना चाहिए. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है
कि आपको डिफरेंस समझ में आए कुछ कॉन्सेप्ट्स का या कुछ वर्ड्स का। इससे पहले कि हम इसको प्रैक्टिस के ऊपर जाएं ना, तो हम इसमें इसके जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं, ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन के जो कॉन्सेप्चुअल कंटेंट्स हैं ना, आप उसको समझें। कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके, वो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। आप आई होप कि इंशाल्लाह ताला उसको लिख लेंगे, आप उसको समझ लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख रही हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अज्यूम कर रही हूँ कि कंपनी ए इश्यूज bonds of issues 5 years maturity bonds of face value 1000 and rate of 10%. Required अच्छा जी, अब यहाँ पर ना ये आपके सामने इस तरह की चीजें आएंगी, ठीक है ना। अब दो रेट्स आएंगे, एक है कूपन रेट और एक है कूपन रेट और एक है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये दो रेट्स आएंगे आपके पास। तो आपने सबसे पहले ना आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे ट्रीट करना है। अब इसके अंदर से जो डेटा हमारे पास है ना, इसमें एक चीज है जिसको कि हम कहते हैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू। पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, par value of bond according to this data is rupees 1000, ठीक है। par value of bond is what 1000 rupees, ठीक है। अच्छा जी, कूपन रेट, कूपन रेट जो है इसका वो इन्होंने हमें बताया है 10%। कूपन रेट इज 10%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर हम कूपन रेट की बेस के ऊपर हम जो हमें बेनिफिट रिसीव होना है 5 साल के लिए, हम उसको अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कूपन अमाउंट, ठीक है। तो कूपन अमाउंट वुड बी 100 रुपीज, क्योंकि हम 10% निकालेंगे पार वैल्यू। कूपन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है मैं यहाँ पर बल्कि लिख के देती हूँ, वो लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो उसको देख लें। इसका फॉर्मूला होता है पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड, par value is face value, multiply by coupon rate is equal to, अब यहाँ पर अगर हम देखें ना तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको वैसे भी कर लेते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो ये हमारे पास 100 रुपए आ जाता है, ठीक है ना। कूपन अमाउंट आई होप कि आपको समझ में आया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो ये है कूपन अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम देखें वैल्यूएशन के लिए एक रेट इस्तेमाल करते हैं। जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस्तेमाल किया था ना, तो उसमें हमने आपको कहा था डिफरेंट नामों के साथ ये रेट आएगा, लेकिन ये आई है। यहाँ पर इसको हम केडी भी कहते हैं। इन दिस बुक आपको, या जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें केडी के नाम से ही आएगा। केडी का मतलब होता है डेट का रेट, ठीक है। के का मतलब रेट और केडी डेट का रेट। जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उसके अंदर के वर्ड से डिनोट किया गया है इन रेट्स को। तो जो आई ही होता है बेसिकली, आप इसको आई कह लें, आप इसको केडी कह लें। जब आप स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे तो ये केएस हो जाएगा, जब आप इसको प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे तो ये केपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट का के है, तो इसलिए केडी का वर्ड भी यहाँ पे यूज होता है। केडी इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मैं के का, इसका के स्मॉल होता है, वो कैपिटल हो गया,
ओके अच्छा, ये आई भी है और ये जो है वो अच्छा, इसके लिए जो वर्ड्स यूज होंगे ना क्वेश्चन के अंदर, कूपन रेट अलग है, ये याद रखें। कूपन रेट सिर्फ कूपन के अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन वैल्यूएशन के लिए कूपन रेट इस्तेमाल नहीं होगा। और ऐसा होता है कि कूपन रेट अलग होता है और केडी अलग होता है या आई अलग होता है। अच्छा, अब इसके लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे ना, जिसमें एक हमने यहाँ पर यूज किया है, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये वाला वर्ड भी यूज हो सकता है। इसके अंदर जो एक और वर्ड यूज होता है, ये इन सब के वैसे मुख्तलिफ मतलब है, लेकिन ये कि यहाँ पर आपने अगर ये वाला वर्ड जो आ रहा है ना, ये केडी या आई की पहचान है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड भी यूज होगा इसके लिए। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वर्ड भी यूज होगा। बस ये याद रखें कि वो रेट जो कूपन रेट के अलावा रेट दिया गया है ना आपको क्वेश्चन के अंदर, वो केडी है या वो आई है। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन आई वुड बी इक्वल टू 9%। अब ये होता क्या है, अभी जब हम एक सिनेरियो क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको फर्दर इसको समझाऊंगी। तो आपको ये दो बातें समझनी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन रेट्स के अंदर। याद रखें, कूपन रेट क्या है, जो कि रिटर्न आपको मिलना है बॉन्ड के ऊपर, जो आपको सूद मिलना है उसका क्या रेट है। और केडी मार्केट क्या रेट कर रही है। ठीक है ना, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी आएगा इसमें, मार्केट रेट भी आएगा। जैसे इसके लिए एक और वर्ड जो इस्तेमाल होगा ना, दैट कैन बी मार्केट रेट। ठीक है, तो अब वैसे अगर देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो इन सब के डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन अभी हम आपको ये नहीं पढ़ा रहे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, या मार्केट रेट क्या होता है। अभी हम ये नहीं सिखा रहे हैं आपको। अभी हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि आपने डेटा बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड चाहिए, उसके लिए आपको, अच्छा उसके बाद जो अगली चीज इसके अंदर है वो दैट इज लाइफ। ठीक है ना, एन n is equal to, अच्छा यहाँ पे n would be small, तो n is equal to 5 years। ठीक है, n जो है ना दैट इज इक्वल टू 5 years। तो हमें ये डेटा चाहिए पूरे का पूरा, तो हम बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इसके अंदर अगर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, इसके अंदर अगर आप गौर करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने जो डेटा आया, इसके अंदर आपके पास रेट्स दो डिफरेंट आए हैं, जो कि कंफ्यूज एट टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन ये कि आई होप कि अभी के बाद जब आप देखेंगे तो आप जरा गौर से देखेंगे कि आपने जो है वो कौन से रेट को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कौन सा रेट केडी है और कौन सा रेट कूपन रेट है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, ये छोटी छोटी सी कुछ चीजों के साथ अब हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपकी बुक में से लिए हुए हैं, वैल्यूएशन के फंडामेंटल्स के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे फर्स्ट 40 मिनट्स जो है ना ये खत्म होने वाले हैं, तो हम लोग जो है ये लास्ट 10 मिनट्स हैं, पहले 40 मिनट के। सेकंड हाफ जब हमारा शुरू होगा ना, तो उसके अंदर मैं शुरू में ये अटेंडेंस कर लूंगी, थोड़ी सी बात करके आपके साथ। आपके जहन में कोई सवाल आया हो अभी तक जो हमने सिखाया है आपको, तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क। ठीक है, वैल्यूएशन फंडामेंटल्स हम कोशिश करेंगे ये करके, तो ये 10 मिनट में ना इसको कर लें। ये 6-12 क्वेश्चन है आपकी बुक में से। ठीक है, जो बुक है हमारी ये 6-12 मैंने क्वेश्चन उसमें से ही लिया हुआ है पूरे का पूरा। और वैल्यूएशन फंडामेंटल्स, इमेजिन ये, अच्छा वैल्यूएशन फंडामेंटल्स ही इस क्वेश्चन का जो था ना वो टाइटल था। Imagine that you are trying to evaluate the economic purchasing of an automobile। आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। अच्छा, और ये पूरी बुक की जुबान है इसके अंदर, मैंने इसके अंदर कोई चीज को चेंज नहीं किया, बिल्कुल उसके अंदर ही, ताकि इसमें अगर कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू हो, अगर क्वेश्चन से रेलिवेंट, तो आप उसको भी मालूम कर सकें। Okay, imagine that you are trying to evaluate the economic purchasing of an automobile. You expect that the car to provide annual after-tax cash benefit of $1,200 at the end of each year, and assuming that you can sell the car for the after-tax proceeds for $5,000 at the end of planned 5-year ownership period. All fund of purchasing car will be drawn from your savings, which currently earning 6% after taxes. अब जनाब देखें,
ये आपको क्या कह रहे हैं, ये आपको ये कह रहे हैं, अब यहाँ पे अभी बॉन्ड वैल्यूएशन के लिए आपका जहन बनाने के लिए ये सवाल दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको ये बता रहे हैं कि जनाब ये आप अगर गाड़ी खरीद लेंगे तो $1200 पर ईयर बेनिफिट आपको मिलेगा 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद जब आप उस गाड़ी को बेचेंगे तो $5000 आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आइडेंटिफाई द कैश फ्लोज, देयर टाइमिंग्स एंड रिक्वायर्ड रिटर्न एप्लीकेबल टू वैल्यूइंग द कार। आपको कौन से कैश फ्लो मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट मिल रहा है, उनका टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे वो बेनिफिट मिल रहा है, एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न इज सुफियान, राइट डाउन योर क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। अभी हमारा जो 40 मिनट्स का अगला शुरू होगा, ठीक है। थैंक यू सुफियान, थैंक यू फॉर हैविंग अ क्वेश्चन। रिक्वायर्ड रिटर्न जो है ना, रेट कौन सा है जो कि कार की वैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होगा, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सो वी विल सी के फर्स्ट रिक्वायरमेंट कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसी तरह से रिक्वायरमेंट को कॉपी कर दिया था, ठीक है। अब याद रखें आई जो है ना यहाँ पर वो है 6%, इन्होंने हमें बताया है, ठीक है, कि ये अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालेंगे और गाड़ी खरीदने के लिए, और अभी जो वो पैसे हैं वो उनको 6% रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी कॉस्ट है, ये इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि उन पैसों को ये 6% जहां पे इन्होंने सूद पे रखा हुआ था, 6% सूद नहीं लेंगे, उससे कार खरीद लेंगे, तो इट वुड बी यूज्ड एज आई, ठीक है ना। ये केडी है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसको हम केडी भी कह सकते हैं और इसको हम आई भी का, ये एक्चुअली केडी एंड आई इज द सेम, लेकिन यहाँ पे मैं केडी का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि अभी के बाद से केडी आपके सामने आएगा। इवन इसके बाद आप में से अगर कुछ लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस बल्कि वो पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके अंदर ये केडी, केएस, केपी इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होंगे, तो ये आप थोड़ा सा ये अपने जहन में रख लें। केडी जो है ना वो इंटरेस्ट रेट ही होता है। बहरहाल तो ये 6% जो है ना ये इसकी कॉस्ट है, और जो इसको कैश फ्लो मिलने जा रहे हैं, इन्होंने क्या पूछा था हमसे, आइडेंटिफाई द कैश फ्लोज। कैश फ्लो क्या मिलने जा रहे हैं, 5 साल तक $1200 मिलेंगे हर साल। दैट मीन्स कि 1200 की कितनी पेमेंट्स मिलेंगी, 1200 की 5 पेमेंट्स मिलेंगी, 1200 ईयर 1, 1200 ईयर 2, 1200 ईयर 3, 1200 ईयर 4, 1200 ईयर 5, $1200 5 साल तक उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 5 $5000 का बेनिफिट इनको मिलेगा उस वक्त जब ये गाड़ी को बेच देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो 1200 है ये प्रैक्टिकली इनके हाथ में वैसे नहीं आ रहा, लेकिन इनके बचेंगे, जो इनका पहले आउटफ्लो होता था अब नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि जो सेविंग इनकी हो जाएगी कैश आउटफ्लो की वो 1200 है, तो एक तरह से वो इनका एक रिटर्न ही बन गया, ठीक है। जो पहले खर्चा होता था अब नहीं होगा, तो वो $1200 जो है ना वो एक तरह से इनका रिटर्न हो गया। तो अच्छा, अब आप ये देखें कैश फ्लो कितने हैं, 2 कैश फ्लो हैं, टाइमिंग क्या है, 1200 फॉर 5 years एंड 5000 वन पेमेंट आफ्टर 5 years। रिक्वायर्ड रिटर्न रेट, तो रेट जो है ना वो हमारा 6% है, इन्होंने हमें बताया कि ये बैंक से पैसे निकालेंगे जिस पर ये करंटली 6% कमा रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने पहला डेटा कैसे निकाला है, या रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है ना वो हमने कैसे सॉल्व की। बी जो इसमें क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ही बी पार्ट मैंने वहीं से बिल्कुल उसी तरह कॉपी किया था इसको। What is the maximum price you would be willing to pay to acquire the car? Explain. कितनी कीमत आप देंगे उस गाड़ी के लिए, मैक्सिमम आप कितनी कीमत में वो गाड़ी खरीदेंगे, आज आपको वो गाड़ी कितने में खरीदनी चाहिए। तो अब इसमें देखें, what is the maximum price you would be willing to pay to acquire that car, और explain भी करें उसको। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है उससे, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। हमें उससे मिल रहे हैं जनाब $1200 फॉर 5 years। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1200 एन्युटी 5 साल के ऊपर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, कि आज जो हमें जो पेमेंट, क्योंकि पेमेंट हमें आज करनी है ना गाड़ी खरीदने के लिए, तो जो हमें बेनिफिट मिल रहा है ना उसकी, वो बेनिफिट मिल रहा है 5 साल के अंदर, तो हम उसके बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में मैंने जस्ट वो एन्युटी का फॉर्मूला पुट कर दिया। आप में से वो तमाम लोग जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता, मैंने फॉर्मूला शीट आज ओपन भी की हुई है, तो अभी इसको क्वेश्चन को समझ लो, तो मैं आपको फॉर्मूला शीट भी अभी दिखा देती हूँ अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम इसी सेशन का बच जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी 1200, ठीक है ना, जो पेमेंट हमारी पास आनी है पीएमटी इंटू 1 डिवाइडेड बाय आई,
I is 0.06, 1 minus 1 divided by 1 plus 0.06 रेज टू पावर 5। और वो लोग जो जिनको फॉर्मूला दूसरी तरह पता है, तो ये जब डिवाइड होती हुई चीज को हम पावर वाली चीज को ऊपर लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। बस इतना सा फर्क होता है। तो दोनों सूत्रों में आंसर आपके पास सेम आएगा। तो ये जो फैक्टर है ना पूरा, ये पूरा फैक्टर है एनवीटी का। ठीक है, एक मिनट, ये जो है ना ये पूरा फैक्टर है एनवीटी का। मैंने जब इसकी कैलकुलेशन की तो मैंने टेबल से वैल्यू देख ली थी। ठीक है ना, आप लोग भी चाहें तो टेबल से भी देख सकते हैं। मैंने टेबल आपके साथ शेयर किए हुए हैं गूगल क्लासरूम पे। तो इस फैक्टर की जो वैल्यू है, यानी 6% का 5 ईयर पे जब हमने फैक्टर निकाला तो दैट वाज 4.212। तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 4.212, तो जो 1200 पर हमें 5 साल तक मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 5054.4। अच्छा, और उसके बाद एक तो हमें ये बेनिफिट मिल रहा था, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, दूसरा बेनिफिट हमें मिल रहा था 5वें साल के आखिर में 5000 रुपए। तो हमने क्या किया, हमने उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी। जो 5000 हमें मिल रहे थे एट द एंड ऑफ ईयर 5, तो हमने इसका जो फैक्टर था उसकी भी वैल्यू देखी उसमें से, टेबल में से। तो 5000 इंटू 0.747, तो 3735 उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई। दैट मीन्स कि जो टोटल वैल्यू हमें रिसीव हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बनती है 8789, 5054.4, 3735। ठीक है, तो इन दोनों को ये हमें जो बेनिफिट मिल रहे हैं इनकी ये प्रेजेंट वैल्यूज को हम टोटल करेंगे तो ये इसकी वैल्यू बनती है 8789.4। The maximum price you should be willing to pay for the car is 8789, since if you pay more than the amount you would be receiving less than your required 6% return। ठीक है ना, अगर ये पैसे 6% रिटर्न के ऊपर रखे रखते तो इनको जो वैल्यू रिसीव हो रही होती थी, हमने उसी के साथ इसको कंपेयर किया है। तो अगर हम जो है इससे ज्यादा पे करते हैं, ठीक है ना, 8789 की जगह हम 9000 पे कर देते हैं, तो दैट मीन्स कि हमें जो वैल्यू रिसीव हो रही है वो 8789 की है, और हम जो पैसे दे रहे हैं वो 9000 दे रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर हमें गाड़ी इस वक्त 8000 की मिल रही है तो दैट मीन्स कि हम ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हमें 6% रिटर्न से ज्यादा हमें रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन का एक फंडामेंटल है कि हम जो है चीजों की वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। हम देखते हैं कि वो हमें क्या बेनिफिट दे रही है, उसके टाइमिंग क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने इसको समझा है। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ।